नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज रोग और इंसुलिन के इस्तेमाल पे। हमारे साथ आज चर्चा में हैं डॉक्टर जयदीप डोगरा। डॉक्टर साहब इंचार्ज हैं CGHS पॉलीक्लिनिक जयपुर के अंदर। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज रोग एक बहुत ही आम रोग है। ये किसे कहते हैं और कब होता है? ये डायबिटीज जो है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज है जी। इसको समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक पेंक्रियाज एक ऑर्गन होता है बॉडी में, जिसमें टेल में बीटा सेल्स होते हैं। ये जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, ये इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकालते हैं। ये जो हार्मोन है ये बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बॉडी में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब किसी भी वजह से अगर इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन इनइफेक्टिव हो जाए, मतलब है तो सही पर उसमें रेजिस्टेंस हो गया है, उसमें उसकी क्षमता उतनी नहीं रही, तो क्या होगा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा कम बढ़ जाएगी। तो ये बढ़ जाएगी जब, तो आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, जिसको अगर उन सिम्टम्स को साथ को मिला के हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज हो गई है। वैसे देखने को आता है कि अलग अलग उम्र में डायबिटीज उभर के आती है, तो क्या इसके भी कई प्रकार होते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को काफी यंग एज में हो जाती है, कुछ को मिडिल एज में, कुछ को काफी लेट एज में जाके होती है। इसमें क्या है कि डायबिटीज को जो हम क्लासिफाई करते हैं, तो जैसे टाइप 1 डायबिटीज, ये जो डायबिटीज है ये बहुत रेयर होती है, ये हम आम उसमें नहीं देखते हैं। ये इसमें क्या होता है कि बच्चे के केस में किसी वजह से पैनक्रियास के बीटा सेल्स मर जाते हैं और उसमें इंसुलिन की मात्रा पूरी तरह से कम हो जाती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज है जो जिसमें फैमिली हिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली जब हम डायबिटीज की बात कर रहे होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गई किसी को, वो टाइप 2 डायबिटीज है। इसमें फैमिली हिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि लेडी जो है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे डायबिटीज हो जाती है। इसमें ये खतरा रहता है कि डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू हो जाती है कुछ केसेस में, तो हमें एहतियात रखनी पड़ती है इसमें। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे थायराइड डायूरेटिक्स, जो डायबिटीज कर देते हैं। स्टेरॉइड्स हम देते हैं किसी को, किसी और बीमारी के लिए वो डायबिटीज कर देते हैं। इसके अलावा कई बार इन्फेक्शन है, जैसे वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की इन्फेक्शन हो जाती है बॉडी में, तो वो डायबिटीज कर देती है। तो ऐसे मिला के डायबिटीज का ये क्लासिफिकेशन है। पर हम जो भी बात कर रहे होते हैं उसमें मेन हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जो आप बता रहे हैं कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि टाइप 1 में तो आप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ चाइल्डहुड में ही देखने को मिलती है, जिसमें बीटा सेल्स बिल्कुल ही नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं और इंसुलिन की प्रेजेंस ही नहीं होती है। ऐसे में तो लक्षण अलग प्रकार के आते हैं, और जो टाइप 2 है जहाँ पे मिडिल एज में होती है तो लक्षण अलग प्रकार के होते हैं। तो देखने में आप लोग कैसे पहचानते हैं कि किसको किस प्रकार की डायबिटीज है? जैसे बच्चा अगर प्रेजेंट करता है और वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम से प्रेजेंट करता है ना, और हम जब उसको टेस्ट कराते हैं तो उसका शुगर लेवल 500 450 इस लेवल का आता है, तो हम मान के चलते हैं कि इसको टाइप 1 डायबिटीज है ना। और एल्डरली आदमी जब प्रेजेंट करता है, जब मोटा है ना, बच्चा था पतला लीन है ना, और जो एल्डरली है वो मोटा है, मोटापा जो है वो डायबिटीज का एक मार्कर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मार्कर है मोटापा अपने आप में। मोटापे का मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो वो मोटा आदमी प्रेजेंट करेगा। पतला कब हो जाएगा? वो जब बहुत टाइम निकल गया और उसका इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर रहा है और फैट जो है वो बर्न होने लग जाता है ग्लूकोज की जगह, तो वो उसका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो तब वो प्रेजेंट करेगा पतला होके। या कई बार हम ये देखते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन के साथ ही प्रेजेंट करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको डायबिटीज है। क्या उसको एक आइडिया होता है कि शायद मेरे को डायबिटीज है, पर वो टेस्ट कराने नहीं जाता और लंबे समय तक बीमार रहने से सीधा ही आंख की कॉम्प्लिकेशन, कोई किडनी की कॉम्प्लिकेशन, जब किडनी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं या आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ब्लड शुगर टेस्ट कराता है, तो उसको पता चलता है कि मेरे को कैटरेक्ट जो है वो डायबिटीज की वजह से हो गया, अर्ली कैटरेक्ट। ठीक है ना, तो ऐसे करके प्रेजेंटेशन होता है कई बार। डॉक्टर साहब, क्या क्या कारण डायबिटीज के होने के पीछे रहते हैं? कि लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, चाहे वो खान पान हो, जीवन शैली हो,
तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इसमें जो है वो, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। हर एक लाइफस्टाइल डिजीज के कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं कि किन वजह से वो हुआ। तो इसमें फिजिकल इनएक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो आजकल के हालात में हम देखते हैं। हमारे टाइम में बच्चे जो होते थे वो पार्क में खेलने जाते थे। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे पार्क में खेलने शाम को बहुत रेयरली आता है कोई, है ना। कोई क्रिकेट का मैच कोई हो रहा हो आपस में टीम बना के, एक ऐसा गेम रह गया क्रिकेट। पर हमारे टाइम में बहुत सारी गेम्स का भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग गेम्स खेलते थे हम लोग। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, रिमोट का टाइम आ गया है, कोई भी टीवी भी हम रिमोट से चला लेते हैं, फोन मोबाइल है, उठना भी नहीं पड़ता। यहाँ मैं ये बताता हूँ कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, अगर जैसे आपका मोबाइल फोन भी आ गया है और आप उठकर उसको सुनते हैं और वॉक करते रहते हैं जब तक फोन पे आप बात कर रहे हैं, तो भी उससे बहुत बेनिफिट होता है आदमी को। तो ऐसे ही फिजिकल एक्टिविटी के बाद मैं बताऊंगा कि जेनेटिक्स, जैसे मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें जेनेटिक्स होती है और फैमिली हिस्ट्री हमें मिलती है किसी ना किसी के डायबिटीज होने की। ऐसे ही मैंने बताया आपको कि गेस्टेशनल डायबिटीज में हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर की मात्रा अगर 93 से ज्यादा फास्टिंग हो और 153 से ज्यादा रोटी खाने के बाद 2 घंटे बाद हो, तो हम इसमें लेबल करते हैं। इसका खतरा ये रहता है कि 15 से 20% लोगों लेडीज में प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद भी ये कंटिन्यू हो जाती है ना। इसके अलावा पीसीओडी एक ऐसी चीज है जिसमें कि लेडीज होती हैं जिनके ठोड़ी पे थोड़े थोड़े बाल होते हैं, वेट ज्यादा होता है, उनको डायबिटीज का आगे चल के खतरा होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डायबिटीज के इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ मार्कर्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, जैसे गर्दन पे एक काला रंग का दाग पड़ जाता है जिसको एक्यांथोसिस नाइग्रेंस बोलते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैल है, पर वो बेसिकली डायबिटीज का एक मार्कर है। ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके होने से डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ मैं स्ट्रेस भी बताना चाहूंगा। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस से डायबिटीज क्यों हो जाती है। बिल्कुल। स्ट्रेस से क्या होता है, अगर हम पुराने प्राचीन काल में जाएं तो स्ट्रेस क्या था कि जैसे हमारा सामना अगर जंगली जानवर से होता था तो हम क्या करते थे, हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते थे, फाइट और फ्लाइट। या तो उससे लड़ाई करें या उस सिचुएशन से भाग जाएं। उस लड़ाई करने के लिए या उस भागने के लिए हमें कुछ हार्मोन्स की बॉडी में जरूरत होती थी, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते थे, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाते थे, जो कि ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाते थे। जो शुगर की मात्रा बढ़ती थी उससे आदमी को ताकत मिलती थी, उससे आदमी को एनर्जी मिलती थी, और ऐसे ही ब्लड को थिक करते थे, गाढ़ा करते थे ब्लड को, जिससे कि मान लो अगर खरोंच लग जाए लड़ाई में या भागने में तो वो खून जल्दी से रुक जाए। इन सब के चलते क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि ये टाइम लगता था इसमें, तो ये धीरे धीरे रिफ्लेक्स बन गया कि मतलब आपके दिमाग में अंदर तक इनपुट ही नहीं गया और आपके एक्शन हो गया हार्मोन्स निकलने का। जैसे यहाँ मैं रिफ्लेक्स को समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम कार में बैठे हैं, हमारे दिमाग को पता है कि हम 100% कार में बैठे हैं और कार चल रही है, आपके सामने पतंग की डोर आ गई, आपके दिमाग को पता है कि हम कार में, तो भी आपकी आंखें मिची, है ना, उस पतंग की डोर को देखकर, तो आपका ये रिफ्लेक्स हो गया। ऐसे ये रिफ्लेक्स बन गया कि हम जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। ये उस टाइम पे 3 से 5 बार होता था जब ये रिफ्लेक्स काम करता था। आप पेड़ पे चढ़ गए, जंगली जानवर नीचे बैठा है, थोड़ी देर बाद आपको समझ आई कि अब सब सेफ हो गया है, वो जानवर भी चला गया, आप वापस से कूल डाउन हो जाते थे और आपके ब्लड के प्रेशर और ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता था। तो अब क्या हुआ है कि ये 50 बार हो गया है। आप बॉस के पास जाते हैं, अब लड़ना और भागना तो है ही नहीं, अब पर वो रिफ्लेक्स रह गया है। आप बॉस के पास जाते हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, हर चीज के लिए, छोटी से छोटी बात के लिए आपका हार्मोन रिलीज हो जाता है। और जब तक आप कूल डाउन नहीं होते, उससे पहले ही दोबारा कोई ऐसा इनपुट आता है जिससे कि वापस रिलीज हो जाता है, तो बॉडी का थर्मोस्टेट फेल हो जाता है। तो थर्मोस्टेट काफी हद तक ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है इसमें आपने जो बताया स्ट्रेस का रोल है, इसके अलावा खान पान का भी रोल है, और जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ प्ले करते हैं। क्या डायबिटीज जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है? हाँ, जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, जो अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज है तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होती है। तो उसमें जो है वो आप हिस्ट्री पूछते हैं तो आपको हिस्ट्री मिल जाती है कि उनकी भी
50 साल की एज में डायबिटीज हो गई थी, आपकी हो सकता है 40 में हो जाए, बस ये फर्क रहता है। तो सर इस रोग का कंफर्मेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि लक्षण आने पे इसका जो निदान है वो कैसे किया जाता है? इसमें क्या है कि जैसे आप स्क्रीन करते हैं, अगर पेशेंट आता है, पेशेंट को ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है। अब शुगर की मात्रा जिसके ब्लड में ज्यादा है तो उसमें क्या होता है कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बार बार बाथरूम आता है, बार बार उसको बाथरूम आने से बार बार प्यास लगती है। उसके ब्लड में तो शुगर है पर वो शुगर सेल में नहीं जा रहा, वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो बॉडी ऐसे फील कर रही है जैसे उसने खाना नहीं खाया, तो उसको बार बार भूख लगती है। तो ये जब सिम्टम्स सारे आते हैं, ये हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं, तब हम उसको अगर टेस्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 126 मिलीग्राम से ज्यादा होता है और जो रोटी खाने के बाद है वो 200 से ज्यादा होता है। पर मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो उसका 100 से 125 के बीच में है या 127 से 199 के बीच में है रोटी खाने के बाद, तो हम उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। आज उसको डायबिटीज नहीं है पर उसको होने की संभावना है, होने का खतरा है। तो ये तो है कि जब अगर हम सिम्टम्स को स्क्रीन करें, पर हमें ऐसा करना चाहिए कि जैसे कोई भी आउटडोर है, मेडिकल आउटडोर हम लोग बैठते हैं और कोई भी एल्डरली आदमी आता है या कोई भी अडल्ट आता है तो हमें रूटीन टेस्ट में भी करा लेना चाहिए, क्योंकि हम इसको अगर अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है उसके बाद आप लोग इलाज किस प्रकार से शुरू करते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक काफ़ी पुराना इलाज है और अब सुनने में आया है कि खाने की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिससे बिना इंसुलिन के भी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कहाँ तक संभव है? इसमें मैं ये बताता हूँ कि जैसे हम टाइप 2 डायबिटीज को डील कर रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि जैसे इंसुलिन कम बन रहा है ना। अब इंसुलिन कम बन रहा है तो हमारे पास कई सारी दवाइयां हैं जो इंसुलिन को बनने में ज्यादा मदद करें कि इंसुलिन ज्यादा बने। सेल्स तो बीटा सेल्स पैनक्रियाज में उतने ही हैं पर वो इंसुलिन ज्यादा बना दें। इसके अलावा क्या है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, फैट सेल्स में, मसल सेल में। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो भी एक डायबिटीज का बड़ा कारण है। मैंने बताया था आपको, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन इनइफेक्टिव हो जाता है, या इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। तो दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं। जो ये मेडिसिन होती हैं ये दोनों तरह से काम करती हैं। कुछ मेडिसिन इंसुलिन को ज्यादा बनने में मदद करती हैं, कुछ मेडिसिन इंसुलिन को इफेक्टिव बनाने में ज्यादा मदद करती हैं। पर क्या होता है विद टाइम जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है या पैनक्रियाज के बीटा सेल्स और कम होते जाते हैं तो हमें अल्टीमेटली इंसुलिन की खुद की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। जी कई बार देखने में आता है कि आप लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और एक्सरसाइज इन दो के आधार पे भी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर इन चीजों को अपना ले तो उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये भी सच है? इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो हम अगर आहार और एक्सरसाइज, मैं इसमें ऐसे समझाता हूँ कि डायबिटीज एक ऐसा मटका है जो मटका 3 टांगों का, मटके का जो स्टैंड होता है वो 3 टांगों का होता है। तो डायबिटीज एक ऐसा मटका है जो 3 टांगों के स्टैंड पर खड़ा है। एक टांग है दवाई, एक टांग है एक्सरसाइज और एक टांग है परहेज। दवाई क्या करती है कि ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करती है, परहेज क्या करता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ने ही नहीं देता, और एक्सरसाइज क्या करती है जब मसल एक्टिविटी होती है तो मसल जो है वो ब्लड से शुगर को खा जाता है तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। तो तीनों मिलके जो है वो मटका स्टेबल रहता है। और हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज हमने ज्यादा खा लिया तो एक गोली एक्स्ट्रा खा लो, आज हमने ज्यादा कुछ अल्कोहल ले ली या कुछ ऐसा कर लिया तो अपन एक इंसुलिन के 4 यूनिट ज्यादा लगा लो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो शुगर भी जो है वो जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन के जहाँ बीटा सेल्स हैं उनके लिए टॉक्सिक होता है खुद भी। तो इसलिए ये जो सोच है कि आपने ज्यादा खा लिया तो दवाई ज्यादा खा लो, ये गलत सोच है। तो सब काफी सारे लोगों को इंसुलिन यूज करना पड़ता है। इंसुलिन को जो लगाने का तरीका है और इंसुलिन को घर में रखने का, उसको इस्तेमाल करने का तरीका है वो कितना इम्पोर्टेंट है और किन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए इंसुलिन यूज करते वक्त?
एक तो क्या है कि इंसुलिन को यूज करने में हमें सबसे पहले उसी आदमी को देना, वैसे तो समझा देते हैं, हम पेशेंट को ही समझा देते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। आजकल 2 तरह के इंसुलिन हैं, एक तो हमें आधा घंटा पहले लगाना पड़ता है, एक हमें खाने के जस्ट पहले लगाना पड़ता है। तो उसका जो लाइफस्टाइल है, पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है, मान लो एग्जीक्यूटिव क्लास है तो हम उसको वो वाला दे देते हैं जिस जो खाने के जस्ट पहले लगा ले वो, है ना। तो इंसुलिन लगाने के लिए क्या है, पेशेंट को समझदार होना बहुत जरूरी है क्यों, और उसकी जो दृष्टि है, मतलब क्योंकि इंसुलिन को हम किसी ना किसी एक मीटर होगा बीच में जिसके हम उसकी रीडिंग लेंगे कि 12 है या 14 है या 18 है, वो गलत लगा देगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। मैंने ये बताया कि शुगर जो है वो डायबिटीज में ज्यादा होती है, हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन ज्यादा लग गया और आपने कम खाया तो उससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, जो कि एक बार होने से भी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है वो, है ना। डॉक्टर साहब, इंसुलिन जो लोग लगा रहे हैं उनको इस हाइपोग्लाइसीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे पहचानना चाहिए? क्या लक्षण रहते हैं कि जब उन्हें लगना चाहिए कि हाँ अब हमें कुछ मीठा खा लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन लग गई है? इसमें ऐसा होता है, कई बार ज्यादा लग गई और कई बार आपने इंसुलिन लगा के खाना नहीं खाया, है ना। दोनों केसेस में क्या होता है कि आपको घबराहट होती है, आपको बार बार भूख लगती है, आपको चिड़चिड़ापन आने लग जाता है और आपको ठंडे पसीने आते हैं, आप अजीब सा बिहेवियर करते हैं। ऐसा कुछ भी हो, आपके घर में भी पता होना चाहिए कि ये अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं या कुछ अजीब सी बात हो रही है, तो उस टाइम उनको चीनी देनी है जी। उसको देते ही आप 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे। पर अब अगर आप देर कर देंगे तो बेहोश तक हो सकता है आदमी, उसी से हाइपोग्लाइसीमिया से कोमा तक में भी जा सकता है। तो इसलिए आपने अगर कोमा रोक लिया तो उसका हॉस्पिटल एडमिशन रोक लिया, तो इसमें इमीडिएट एक्शन लेना है, क्योंकि शुगर अगर 40, 30, 20 ऐसे हो गई है, आप उस टाइम चेक भी कर सकते हैं। पर चेक करने के लिए मीटर जब तक खोलें जब तक घर में कोई आपको आके चीनी का 1 चम्मच मुंह में डाल दे, जिससे कि आप ठीक होना बहुत जरूरी है। पता लगना बाद की बात है, जैसे ही आप शुगर लेंगे उसी टाइम आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बीमारी के जो कारण बताए थे उनमें एक मेन कारण बताया था कि ओबेसिटी इज अ मेजर कॉज फॉर डायबिटीज। तो काफ़ी सारे लोग ओबेसिटी से ग्रसित रहते हैं, तो जो लोग ओबेज हैं उन लोगों को कैसे अपने आप को पहचानना चाहिए बाय देयर बॉडी मास इंडेक्स वगैरह, कि उनको अब स्क्रीनिंग की जरूरत है या उनको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है, और क्या लक्षण उनके शरीर पे दिख सकते हैं कि वो प्रीकर्सर हो सकते हैं डायबिटीज के लिए? इसमें मैं बताता हूँ कि जैसे ओबीज है उसमें क्या होता है, बीएमआई होता है, ना, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें बॉडी का जो वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, अगर ये अपना जो है वो 18.5 टू 25 है जी, तो 25 की रेंज तक ये नॉर्मल है। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 तक है तो हम नॉर्मल हैं। अगर हम 25 टू 30 की रेंज में हैं तो हम जो है वो ओवरवेट हैं। पर अगर हम 30 प्लस हैं तो हम ओबीज हो गए, और अगर हम 40 से भी ऊपर हैं तो हम मॉर्बिड ओबीज हो गए, जिसमें कि हमें कोई ऑपरेशन करा के अपनी जो खाने की नली को उतना, खाने की स्टमक को उतना छोटा करना पड़ेगा कि हमें डायबिटीज मतलब बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाए, है ना। तो ये ओबेसिटी है। इसमें ओबेसिटी के साथ साथ ऐसा देखने में आया है कि जैसे स्किन टैग्स हैं, गर्दन में छोटे छोटे आपके टैग्स हैं, या अकैंथोसिस नाइग्रेंस मैंने बताया, काला सा पीछे बैक पे गर्दन के पीछे निशान है काले रंग का, वेलवेटी निशान है जिस स्मूथ सा, तो ऐसा कुछ भी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शुगर यूरिन तो नहीं, बार बार आ रहा है, रात को उठना पड़ रहा है आपको यूरिन के लिए, तो आपको डॉक्टर के पास, एक्चुअली क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि शायद नहीं है, उनको एक आइडिया भी होता है कि शायद मैं बीमार हो गया, पर उनका मन कहता है, उनका दिल कहता है कि नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को अगर पता, एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ ये भी समझाता हूँ कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आज 5 लोगों का टेस्ट कराया, 1 के पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार हो गया, है ना। उसको, वो बीमार थोड़ी है, उसको वो तो नॉर्मली आया था, हमने टेस्ट कराया उसका हाई था तो हमने उसको लेबल कर दिया वो डायबिटीज है। अब अगर वो प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें दवा क्यों देनी है? क्योंकि अगर ज्यादा समय तक उसका ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा हाई रहता है तो उसको कोई ना कोई ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अब वो ऑर्गन में जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसकी हमारे पास रफू नहीं है, तो इसलिए हमें दवा देनी है। पर ये कई सालों तक जब ज्यादा रहता है तभी होता है वो।
पर अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, दूसरी तरफ अगर हम इसको कंट्रोल कर लें और ठीक से जिंदगी को जिएं और परहेज के साथ रहें, तो डायबिटीज के लक्षण दिखेंगे ही नहीं। आप ऐसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे कि नॉर्मल आदमी है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के प्लेयर्स हुए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, जिनको डायबिटीज है और वो खेलते हैं और सब कुछ करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने कॉम्प्लिकेशंस पे चर्चा करी। डायबिटीज शरीर के दूसरे जो अंग हैं उनको भी नष्ट करता है। कौन कौन से अंग हैं जिन पे ये प्रहार करता है मेनली, और क्या लक्षण रहते हैं उनके? डायबिटीज का मैंने आपको बताया कि जब ज्यादा समय तक, लंबे समय तक अगर बहुत वैल्यूज हाई रहती हैं, 5 साल 10 साल, तो वो अपने जो इफेक्ट है ना वो एंड ऑर्गन पे दे देती हैं। जैसे कि आंख है, तो आंख की जो ज्योति है वो चले जाती है एकदम। अब मैंने बताया आपको कि आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हो, 4 साल से 3 साल से आपको डायबिटीज थी, आपको पता ही नहीं था। आंख वाला डॉक्टर आपके आंख को अंदर से देख के कहता है कि वो आपको तो डायबिटीज चेक कराना है, और आप जब कराते हैं तो बहुत हाई वैल्यू निकलती है। ऐसे ही जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, उसमें किडनी की प्रॉब्लम है कि आप अपनी किडनी फेल हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। फिर जब आप टेस्ट कराते हो तो किडनी वाला डॉक्टर कहता है कि आपको तो डायबिटीज है ना। ऐसे ही न्यूरोपैथी, आपको झंझनाहट रहती है, पैर सो जाता है बार बार, है ना, और सुन रहता है, पता ही नहीं चलता। आप हीटर के सामने पैर रख के सोते हो, पता चला पैर ही जल गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपको वो सेंसेशन ही खत्म हो गया डायबिटीज की वजह से। और आप जब जला के जब पैर गए डॉक्टर के पास, तो उसने कहा साहब आपको तो डायबिटीज है। ये माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है ब्लड शुगर के लेवल से। इसके अलावा जो मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डायबिटीज की ड्यूरेशन से लिंक्ड है, कि ज्यादा समय तक जब डायबिटीज रहती है तो उसमें क्या होता है कि आपको हार्ट में, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, सिर में, जो ब्रेन में सेरेब्रल आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, पेरिफेरल आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, फुट अल्सर्स हो जाते हैं पैर में। पैर का जो ध्यान रखना है डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पैर का खुद ध्यान रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक केस आया था, उसके पैर में छोटा सा कॉर्न था, उसने ब्लेड से वो कॉर्न काट लिया। अब काट लिया, उसको दर्द हुआ नहीं तो थोड़ा डीप काट लिया। इतनी मुश्किल हो गई कि गैंग्रीन होने की नौबत तक पहुंच गई थी। बहुत मुश्किल से सारे एफर्ट्स करने से गैंग्रीन बची। एक बार गैंग्रीन हो जाती तो पैर का एम्पुटेशन, पैर कटता, मतलब छोटी सी चीज से शुरू हुए थे, कौन से पैर कटता, ठीक है ना। तो कॉम्प्लिकेशन का बहुत ध्यान, मैंने आपको बताया कि अगर अपन एहतियात से रहते हैं तो डायबिटीज होते हुए भी सालों साल तक नॉर्मल जिंदगी रहती है ना। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है, पर एहतियात और समझदारी जरूर रखनी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होने से उसकी कोई रफू नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आपने डायबिटीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को दी है वो बचाव के तरीके अपनाएंगे और डायबिटीज़ को जहाँ तक हो सकता है टालने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे डायबिटिक दर्शक हैं वो जितनी भी जानकारी मिली है उसको अमल में लाएंगे, और सजगता बढ़ी है इससे, और हो सकता है कि हमें इसका असर भी देखने को मिले। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।